एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं सभी लोग? हाँ, सब लोग बढ़िया हो? तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी इस क्लास को, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक जो कम्युनिकेशन है जो एक ठीक होनी चाहिए, प्रॉपर वे में होनी चाहिए, इफेक्टिवली वो कम्युनिकेट करी जाए, उसमें बाधाएं कौन कौन सी आ जाती है, कौन कौन से बैरियर्स वहाँ पर जो है लग जाते हैं, जो उनको ब्रेक कर देते हैं। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी बैरियर्स पढ़ेंगे, फिर उनके बाद उनके कुछ इम्प्रूवमेंट है उनको पढ़ेंगे कि इन बैरियर्स को हम लोग कैसे रिमूव कर पाए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, बैरियर्स क्या क्या होते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को खराब करने के लिए। ठीक है ना, तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आई होप आपको सही से समझ में आया होगा। ठीक है, कि इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या है। तो उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक है जो है बैरियर्स क्या होते हैं। तो बैरियर्स को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मेनली जो है 4 तरह के दिए गए हैं। ठीक है, पहला सिमेंटिक, दूसरा साइकोलॉजिकल, इमोशंस के बारे में, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, तीसरा पर्सनली एक इंडिविजुअल के बेस पे। तो फर्स्ट इज सिमेंटिक। फर्स्ट क्या है? सिमेंटिक। सिमेंटिक बैरियर्स कौन कौन से होते हैं? तो देखो सिमेंटिक बैरियर्स में बेसिकली यहाँ पे 6 टाइप्स के दिए गए हैं। तो फर्स्ट है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस। ठीक है, तो बैडली एक्सप्रेस मैसेजेस में क्या है कि कभी कभी जो सेंडर है, जो वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कोई सुपीरियर है कोई सबॉर्डिनेट है, तो कभी कभी क्या होता है वो कम्युनिकेट करता है, लेकिन वो जो एक्सप्रेशन उसके हैं वो बैड हो जाते हैं। यानी कि हमको वर्ड में ही, यहाँ पे अगर आप हर एक चीज़ को वर्ड से समझेंगे ना, वर्ड से कैच करेंगे ना, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। राइट, बिकॉज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे उसको रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा, आप वर्ड से समझो। यानी कि बैड एक्सप्रेशंस एंड मैसेज जो बोल रहे हैं हम, तो वो वहाँ पर बैडली एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि वो जो लैंग्वेज है ना, उसमें वो वर्ड्स को उस तरह से उतने अच्छे वर्ड्स यूज़ नहीं करते, जिससे कि उस जो उसको रिसीवर जो है, जिसको आपको सुनाना है, जो लिसनर है, उसको सही से समझ में आए। ठीक है, तो इसमें है कि जो भी सेंडर है, ठीक है, जो भी मैसेज सेंड करने वाला है, वहाँ पे कम्युनिकेट करने वाला है, ठीक है, वो मैसेज को उतने अच्छे से नहीं कन्वर्ट करता, उतने अच्छे से नहीं एक्सप्रेस करता। ठीक है, कोई लैंग्वेज है, कोई वर्ड्स में रॉन्ग वर्ड्स यूज़ कर देता है, सो उसके कारण बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें है बैडली एक्सप्रेस मैसेज में ये कुछ, और फिर उसके बाद है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। डिफरेंट इसमें क्या है? सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग में इसमें ये है कि जो बोलने वाला इंसान है ना, जो कोई चीज़ बता रहा है, वो कभी कभी क्या है कि वो ऐसे सिंबल्स, ऐसे वर्ड यूज करते हैं जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो जो लिसनर है ना, वो प्रॉपरली समझ नहीं पाता इसका मतलब क्या है, वो किस मतलब से बोल रहा है। जैसे हम बात करें अगर प्राइस की, ठीक है, तो एक जो सेंडर है उसने बोला प्राइस, लेकिन जो सुनने वाला है उसको प्राइस समझ में आया। प्रिंसिपल बोला तो प्रिंसिपल समझ में आया, ये वाला राइट बोला सही, तो उसको लिखने वाला राइट समझ में आया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, तो कभी कभी बैरियर्स इस तरह से भी आ जाते हैं कि जो बोलने वाला बोलना कुछ और चाह रहा है, हम कुछ समझ समझ कुछ और जाते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाता है ना स्कूल में, जब हमारे सर कुछ भी बोलते हैं, नोट्स वगैरह बनवाते हैं, तो वो कुछ और वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन हम उनसे पूछते हैं सर आप कौन सा वाला बोल रहे हो, है ना, कि सर ये वाला है कि ये वाला है, तो उसमें है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाती है। तो ये बैरियर्स हो गया। फिर उसके बाद है फॉल्टी ट्रांसलेशंस। जो ट्रांसलेशंस है वो भी कभी कभी फॉल्ट वगैरह उनमें भी आ जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो सुपीरियर्स होते हैं वो जो भी बोलते हैं, ठीक है, तो उस लिसनर जो है उसके उतना समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। जैसे सुपीरियर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को कुछ चीज़ बोल रहा है, लेकिन उसकी लैंग्वेज कुछ अलग है, लेकिन जो लिसनर है उसको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो बाद में वो उसको ट्रांसलेट करता है किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडिया के थ्रू वो उसको ट्रांसलेट करता है। बट जो ट्रांसलेशन है ना, जो ट्रांसलेटर है ना, वो इसको गलत ट्रांसलेट कर देता है। सो बिकॉज ऑफ दैट यार जो है यहाँ पर ये वाला जो बैरियर है वो क्रिएट हो जाता है। जैसे मानो, जैसे आपने कभी कभी किसी मूवी में देखा है ना, जैसे वो कुछ और बंदा किसी और वे में बोल के गया, लेकिन तीसरा वाला उसको कुछ और समझाएगा। जैसे वो बोलता है यार यू आर वेरी नाइस पर्सन, ठीक है, जो उसको समझ में नहीं आ रही इंग्लिश, ठीक है, तो वो किसी और से पूछेगा भाई इसने क्या बोला, वो कह रहा है कि भाई इसने बोला कि तुम बहुत बेकार हो, है। तो उसने क्या किया, उसने गलत ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है, लेकिन सुनने वाले की गलती नहीं है ना, बोलने वाले की है गलती, किसकी? उसकी। तो लेकिन गलत समझ में किसको आया? लिसनर को। ठीक है, तो ये भी है कि कभी कभी ट्रांसलेशन जो भी है वो भी गलत गलत बोल दी जाती है। ठीक है, ट्रांसलेशन कभी कभी गलत हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, कुछ अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस भी होते हैं कि जैसे
सबॉर्डिनेट जैसे है, ठीक है। तो सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट से कुछ चीज़ और बोली, लेकिन उस सबॉर्डिनेट को समझ में कुछ और आया, ठीक है। जैसे बोला कि जो सब सुपीरियर है उसने क्या बोला सबॉर्डिनेट से कि टेक केयर ऑफ योर गुड्स, ठीक है। कि उसने ये बोला कि अपने जो सामान है, आपके जो प्रोडक्ट है उनका ध्यान रखो, ठीक है, उनका ख्याल रखो। इसका मतलब क्या है, उसने ये बोला कि उसका मतलब सुपीरियर का मतलब क्या था कि क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट है, क्वालिटी ऑफ जो गुड्स है उसको आप इम्प्रूव करो, उसको अच्छे से लेके आओ। लेकिन जो सबॉर्डिनेट है, जो लिसनर है, उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि इसका मतलब क्या है, टेक केयर ऑफ योर गुड्स का मतलब क्या है कि सेफ्टी ऑफ गुड्स। उसने बोला कि गुड्स को सेफ रखें, ठीक है, उसने ये मतलब समझ लिया। तो एज्यूम जो है, एजम्पशंस है, वो भी कभी कभी गलत हो जाती है, तो इसकी वजह से बैरियर्स आ जाते हैं। फिर है टेक्निकल जार्गन। कभी कभी क्या होता है कि जो सुपीरियर्स होते हैं वो कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ कर देते हैं, लेकिन जो सबऑर्डिनेट्स है, वर्कर्स, उनको वो समझ में नहीं आते, ठीक है। तो टेक्निकल वर्ड्स जो है बहुत सारे होते हैं, तो उनकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर है जेस्टर्स डिकोडिंग। जेस्टर्स डिकोडिंग क्या होती है, जेस्टर्स डिकोडिंग का मतलब होता है कि जो बोलने वाला है ना, जो कम्युनिकेटर है ना, वो बोल कुछ और रहा है, लेकिन उसके जेस्टर्स, उसके हाव भाव जो है वो कुछ और ही बोल रहे हैं। तो जो सुनने वाला है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये बोल रहा है, क्या ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। किसी वर्कर ने कुछ भी बोला अपने सबॉर्डिनेट से, ठीक है, तो उसने किस तरह से बोला, या कोई सुपीरियर कुछ बता रहा है तो उसने किस वजह से बोला। जैसे कोई भी चीज़ उसने बोली कि सर ऐसा काम कर ले, उसने बोला, क्या बोला, नहीं, ठीक है, बोला हाँ, ऐसे ही बोला। अब वो समझ में नहीं आ रहा कि जेस्टर तो ऐसे से कर रहा है, ठीक है, लेकिन मना जो है वो ना कर रहा है। अब ना के लिए कैसे करना चाहिए, ऐसे, लेकिन वो कर ऐसे रहा है। तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है कि जो जेस्टर्स हैं उनको डिकोड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो जेस्टर्स है उनकी वजह से जो है बैरियर्स क्रिएट हो जाता है। अब आता है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल बैरियर्स। तो साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स क्या है, ये एक पर्सनल जो इंडिविजुअल है उससे रिलेटेड होते हैं, उसके माइंड से, उसके इमोशन से, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्या आता है, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। इसमें क्या आता है कि जो सबॉर्डिनेट है, जो लिसनर है, ठीक है, तो सुपीरियर कुछ, अगर जैसे कोई सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट से कुछ और चीज़ बोल रहा है, लेकिन जो सबॉर्डिनेट है ना, उसने उनकी बात को सुनने से पहले ही खुद ही इवैल्यूएट कर लिया कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहा है। मतलब एक बोलने वाले ने, एक बताने वाले ने अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन उससे पहले उस सुनने वाले ने उसकी बात को पहले से ही इवैल्यूएट कर लिया कि हाँ ये बोलना चाह रहा है। लेकिन क्या पता वो वैसा ना बोलना चाह रहा, वो कुछ और वे भी बोलना चाह रहा, लेकिन उसने ऐसा सोच लिया, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे कभी-कभी क्या होता है ना कि जैसे कोई 2 दुश्मन एक साथ खड़े हो जाते हैं जब, ठीक है? तो वो एक जो है इंसान, वो भले दूसरे के लिए कुछ अच्छा बोलना चाह रहा हो, पर दूसरे को तो यही दिमाग में है ना कि ये मेरा दुश्मन है। तो वो यही सोचेगा, नहीं, ये इसने इस वे में नहीं, इस वे में बात करी है जो मेरे अगेंस्ट है ना? तो कभी-कभी इन चीज़ों में भी बहुत सारे बैरियर्स हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन, कि वो उस बंदे ने उस बात को कंप्लीट होने से पहले ही उसने अपने वे में समझ लिया, अपने वे में इवैल्यूएट कर लिया, अपने वे में कंक्लूजन्स निकाल के काम को शुरू कर दिया, ठीक है? जैसे तभी तो बोलते हैं ना यार, कि तभी तो बोलते हैं ना, हमारे बड़े सयाने सभी लोग यही बोलते हैं, पापा मम्मी वगैरह सिखाते हैं कि यार पहले जो भी इंसान बोल रहा है, बड़ा हो छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इंसान जो भी चीज़ बोल रहा है पहले उसकी बातों को पूरा होने दो, उसे बोलने दो। उसकी बात सोचो समझो कि हाँ, मुझे मेरा यहाँ पर बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर आपका बोलना बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पर है, अगर आपके ना बोलने से वहाँ पे नहीं कुछ काम हो सकता, तो वहाँ पे बोलो। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ बोला और आपने अपने हिसाब से ही सारा कुछ वो लगा लिया, इक्वेशंस लगा दी और बस आपने वो मतलब बोल दिया कि हाँ, मतलब इस वे में बात कर रहे हो या इस वे में। तभी तो लोग कहते हैं सुनो तो पहले, तो खुद से मत बोलो, पहले जो इंसान जो चीज़ कहना चाह रहा है ना, तो उसकी पहले सुनो, ठीक है? फिर अपने आप जो है अभी इवैल्यूएशंस लगाओ, ठीक है? फिर है लैक ऑफ अटेंशन। कभी-कभी क्या हो जाता है कि लैक ऑफ अटेंशन वहाँ पे रहता है कि कोई इंसान जो चीज़ बोलना चाह रहा है, लेकिन वहाँ पर अटेंशन उतना नहीं मिल पा रहा। जैसे कि एक सुपीरियर है, ठीक है? अब एक सबऑर्डिनेट है, वो अपने सुपीरियर से कुछ बातें बता रहा है। जैसे एक वर्कर है, उसने अपने सुपीरियर से कुछ प्रोडक्शन के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ काम बता रहा है, या अपने जो भी काम उसने किया उसकी वो रिपोर्ट दे रहा है। तो कभी-कभी क्या होता है कि जैसे कोई सुपीरियर है, वो किसी और काम में लगा हुआ है। जैसे वो अपनी फाइल में लगा हुआ है, अपनी फाइलें चेक कर रहा है कि हाँ, क्या-क्या हुआ है, लेकिन उधर कोई दूसरा बंदा कुछ बता रहा है। तो उस वजह से वो अटेंशन नहीं दे पा रहा उसको, उस बात को सुनने के लिए, तो वहाँ पर जो है वो बात खाली-मुड़ी चली जाती है, मतलब बेफ़ालतू में चली जाती है। तो उस वजह से क्या है कि अटेंशन नहीं मिल पा रहा, तो उस वजह से बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि जो सुनने वाला इंसान है वो किसी डिप्रेशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, तो उस वजह से वो उन बातों को नहीं सुन पाता।
साथ होता है ना, कि जैसे पापा कुछ कह रहे होते हैं कि बेटा ये कर लो, लेकिन हम किसी और सोच में डूबे हुए हैं, ठीक है, हम सुन ही नहीं पा रहे उनकी बात को, या वो किसी और सोच में डूबे हुए हैं तो वो नहीं सुन पा रहे उस बात को जो हमने बोला है। वाला जो बैरियर है वो लैक ऑफ अटेंशन की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। फिर लॉस बाय ट्रांसमिशन। अब लॉस बाय ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि जो बातें मतलब जो बहुत सारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो कभी कभी आप देखो ना, बात करेगी ना यहाँ पे स्केलर चेन की, ठीक है। एक फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी कम्युनिकेशन होती है सारी कुछ एक स्केलर चेन में चलती है, सारी कुछ एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चलती है, ठीक है। तो वहाँ पर लंबा प्रोसेस हो जाता है। जैसे अगर बात करने बताई थी, अगर एक को 10 से बात करनी है, उसके बीच में 9 लोग आ रहे हैं, 8 लोग आ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, बातें बहुत जगह से घूम घूम के उसके पास पहुंचेंगी। अब उसको जो भी रिस्पॉन्सेज देने हैं तो वो रिस्पॉन्सेज उन सब से होके उसके पास आएंगे। तो मतलब यार जितनी लेवल से इन्फॉर्मेशन पास आउट होगी, तो ये तो 100% है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो फिल्टर हो जाएगी वहाँ पे, लॉस भी हो जाएगी और ज़्यादा भी उसमें आ जाएंगी, ठीक है। मतलब जो बोलने वाला कुछ बोलना और चाह रहा है, लेकिन 10 लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन गई, उन 10 में से सबने तो ये सोचा होगा यार ये बोलने का क्या ज़रूरी है, ये तो कुछ मायने नहीं रखता, तो उसने अपनी तरफ से हटा दिया, लेकिन उसकी तरफ से बहुत मायने था, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस होगी वहाँ पे। उसके बाद थोड़े रूमर्स भी फैल जाते हैं कि कोई और बंदा किसी और वे में समझ लेता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सबका माइंडसेट अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है वो इसी वजह से क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यही इसमें है कि इन्फॉर्मेशन कभी कभी हो जाता है, लॉस हो जाता है, बिकॉज ऑफ वहाँ पर बहुत सारी लेवल्स होती है। फिर कभी कभी क्या होता है कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है, यानी जो लिसनर है और जो स्पीकर है, ठीक है, उन दोनों के बीच वो दोनों कभी एक दूसरे को मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते कि हाँ इसकी बात मुझे सुनना ज़रूरी है कि नहीं, वो उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, क्योंकि कभी कभी थोड़ा जो चलता है लाइक डिस्प्यूट्स वाला जो है, लड़ाई झगड़ा वाला, तो वो मतलब उतना भाव नहीं दे रहा उसको कि हाँ इसकी बात सुनना मुझे इंपॉर्टेंस है कि नहीं, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रस्ट। तो डिस्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि जो सुपीरियर्स होते हैं उनको अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं होता, उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। उस वजह से वो उनकी बातों को उतना नहीं सुनते, कि उनको लगता है यार ये तो कुछ है ही नहीं, इससे कुछ आता ही नहीं, ये तो पागल है, सही से काम नहीं करता, ठीक है। तो उनकी बातों को वो उतना नहीं सुनते। क्या पता उसके पास कुछ अच्छी एडवाइस हो जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करा सकती है, लेकिन क्या है वो सुनते ही नहीं है। वो उन्हें लगता है कि यार ये ठीक नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये भी कुछ अच्छा सोच सकता है, तो वो उनको कभी कभी ये मौका ही नहीं देते, या उनकी बात को उतना लाइक अटेंशन नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, उनकी एडवाइस को सुनते ही नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाता है डिस्ट्रस्ट की वजह से। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल। अब ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या बनाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के बैरियर्स में फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी होती है ना, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो लाइक सेंट्रल, अगर बात करें सेंट्रलाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें अलाउ नहीं है कि सभी लोग डिसीजंस ले सकें, ठीक है, लोअर लेवल और बाकी जो भी वर्कर्स एम्प्लॉयज है, या वहाँ पर सभी लोग फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे हम बोल सकते हैं फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, वो वहाँ पर अलाउ नहीं है कि हर एक बंदा किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकता है, नहीं। वहाँ पर एक काम करो, जो भी बताया जा रहा है बस, कोई बात किसी से नहीं करेगा। जैसे स्कूल में टीचर्स बोलते हैं ना वहाँ पे कि ये कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, सब लोग शांत बैठो, अपना अपना काम करो, लेकिन क्या पता उस बच्चे के पास कुछ और नई चीज़ हो, लेकिन वो उसके पास एक हक ही नहीं है बोलने का, तो कैसे बोलेगा। तो वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है लॉस हो जाती है, ठीक है। तो वही है कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी जो है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ऐसी बना देती है कि सभी लोग सही से फ्री फ्लो में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पर ये वाला बैरियर क्रिएट हो जाता है। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब वो बात करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत सारे होते हैं। रूल्स रेगुलेशंस का मतलब क्या है कि जैसे रूल्स रेगुलेशंस हो गया कि वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी स्केलर चेन के थ्रू पास आउट होगी, ठीक है। तो स्केलर चेन में पता है कितना लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उस लंबे प्रोसेस की वजह से क्या हो जाता है, उस लंबे प्रोसेस की वजह से एक्शंस लेने में बहुत डिले हो जाता है, मूवमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत डिले हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं कि यार कोई डिसीजन 4 दिन में लेना है, लेकिन उस बात को पहुँचाने में बहुत लोग हैं और बहुत सारा टाइम लगता है, बिकॉज आपको पता है टाइम बहुत लगता है, ठीक है। तो उस वजह से वो डिसीजंस टाइम पर नहीं ले पाते, एक्शंस नहीं ले पाते, तो वो कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव नहीं वहाँ पे होती है, तो उस वजह से बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर है स्टेटस डिफरेंस। स्टेटस डिफरेंस में क्या आता है, इसमें मेन चीज़ यही आती है कि जो भी लाइक हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो भी लाइक सुपीरियर की अगर बात कर लें, ठीक है, तो वो मतलब उतना समझते ही नहीं यार कि हमारे सबॉर्डिनेट्स के पास भी दिमाग है, वो भी कुछ सही से सोच सकते हैं, हमको बता सकते हैं, लेकिन
उन्हें लगता है कि यार नहीं यार हम बहुत ऊँचे हैं, हमारी सोच बहुत ऊँची है, हम बॉस हैं, यानी बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, हम राइट हैं, इनको कौन दिमाग है, ये तो सब नौकर हैं। तुम हो कौन? तुम क्या जानते हो मेरी जॉब के बारे में? तुम होते कौन हो मेरे को सजेशंस देने वाले? तुम होते कौन हो इस चीज़ के बारे में सोचने वाले? तुम नौकर हो, तुम्हारा काम है नौकर की तरह रहो, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है स्टेटस डिफरेंस में आती है बिकॉज़ ऑफ वो उनके लाइक उतना वैल्यू नहीं देते कि यार आप लोग भी कुछ बोल सकते हो, समझ सकते हो। तो मतलब वो एक लाइक ऐसे समझते हैं कि तुम होते कौन हो? तुम्हें पता है क्या है कि मैं कौन हूँ? कुछ होते हैं ना ईगोइस्टिक लोग यार जो इसी बारे में रहते हैं कि यार तुम होते कौन हो? ठीक है, तुम्हें क्या पता है मेरी जॉब के बारे में, मैं कितना काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, वो सारा कुछ है। वो स्टेटस डिफरेंस में आ जाता है कि स्टेटस वाइज़ वो लोग चेकआउट करते हैं। फिर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में यही आता है कि जो इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो होती है, वो बहुत सारी लेवल से आपको पता है कि जो है पास आउट होती है। तो उसकी वजह से बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशंस है वो फ़िल्टरिंग हो जाती हैं, ठीक है? लॉस हो जाती हैं या और सारी उसमें ऐड हो जाती हैं, वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद सबऑर्डिनेट्स जैसे हो गए, तो इसमें क्या है कि जो सबऑर्डिनेट्स हो गए ना, वो क्या करते हैं जैसे उन्हें कोई चीज़ रिपोर्ट करनी है या कोई चीज़ के रिज़ल्ट जो है वो अपने सुपीरियर को देना है। बट वो क्या करते हैं कि यार ये चीज़ हमसे गलत हो गई या इस चीज़ के ये नुकसान हो सकते हैं जो हमसे हो गई है, तो वो क्या करते हैं वो उनके नेगेटिव साइड से ही हटा देते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स जो है उस चीज़ के हटा देते हैं, सिर्फ़ पॉज़िटिव पॉइंट्स ही लेते हैं, बस वही पॉज़िटिव ले जाके सुपीरियर को बता दिए। नेगेटिव उन्होंने हटा दिए, लेकिन क्या पता उनसे कुछ और चीज़ हो सकती थी, तो उससे भी बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ गलत काम कर लेते हैं, तो वो नहीं बताते हैं। जैसे मानो जैसे बात कर लें कि आपके एग्ज़ाम हो गए, आपके टेस्ट वगैरह हो गए, आपके जो नंबर्स हैं बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है? जिस दिन आपके नंबर अच्छे नहीं आते, जिस सब्जेक्ट में या जिस टेस्ट में, आप लोग बताते नहीं हो अपने पेरेंट्स को कि यार पापा हाँ, इस सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम आए। कोई भी नहीं बताता, मैं भी कौन सा बताता था, कोई भी नहीं बताता यार, कौन कहेगा कि मेरे नंबर कम आए, मार कितनी पड़ेगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें मतलब वो जिस दिन नंबर बहुत अच्छे आएँगे ना, मतलब लाइक 50 में से 45 नंबर आ गए, बता देंगे जाके। जिस दिन 48-49 नंबर आ गए तो बहुत जल्दी बताएँगे खुद टाइम निकाल के। जिस दिन 50 में से 15 ही नंबर आए, कोई नहीं बताता। ठीक है, साइन करवाने का होता है ना, तो खुद भी साइन कर लेते हैं कि हाँ, मम्मी-पापा के खुद ही साइन कर लिए। मैंने तो बहुत सारे किए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज़ेशन में आ जाती हैं, ठीक है? फिर ऑर्गेनाइज़ेशनल फैसिलिटीज़ में जैसे अगर बात करें, कंप्लेंट बॉक्स हो गया, ठीक है? कंप्लेंट बॉक्स हो गया, इसमें जैसे ये फैसिलिटी दी जाती है कि हाँ, जिसको भी किसी की चीज़ के बारे में कंप्लेंट करनी है, किसी के पास भी अगर कोई भी शिकायत है, तो वो कंप्लेंट बॉक्स में अपना लिख के सारा कुछ जो लेटर है वो डाल दे। उसमें जो भी उनका है प्रोसेस होता होगा 7 डेज़ में या डे टू डे या मंथली, वो सारा कुछ निकालेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद उन पे एक्शंस लेंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो ये बैरियर क्रिएट नहीं होता। अगर ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है, तो ये वाला बैरियर्स भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है? फिर है पर्सनल और इंडिविजुअल। पर्सनल और इंडिविजुअल बैरियर्स में क्या है, इसमें लाइक एक सबॉर्डिनेट, एक जो इंसान है, इंडिविजुअल है, उसके बेस पे सोचा जाता है। तो उसकी वजह से कौन-कौन से बैरियर्स आ जाते हैं, तो फर्स्ट हो गया सुपीरियर और दूसरा हो गया सबॉर्डिनेट, यानी कि जो हायर अथॉरिटीज़ है वो और जो लोअर है उनके बारे में, ठीक है? तो सम आर रिलेटेड टू, यहाँ पर पहले है सुपीरियर। सुपीरियर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सुपीरियर में जो फर्स्ट है वो है फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर क्या होता है कि जो सुपीरियर्स होते हैं ना, उनको एक डर रहता है कि यार कहीं अगर हम ये चीज़ बताएं, ठीक है, तो हमारी अथॉरिटी ना चली जाए वहाँ पे, ठीक है? कभी कभी होता है ना कि जैसे कोई लीडर है, ठीक है? उसमें के ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया, लेकिन उस लीडर को, अपने ऊपर के लीडर को, अपने ऊपर के इंसान को, अपने बॉस को कुछ बताना है, तो वो मतलब कुछ चीज़ें बताता ही नहीं है जो वहाँ पर गलत हुई हैं, ठीक है? उसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये काम बताया है, तो ऐसा ना हो जाए कि मेरी ही नौकरी चली जाए, मेरी ही अथॉरिटी छीन ली जाए मेरे से, है ना? तो बिकॉज़ ऑफ दैट फ़ियर, वो उस डर की वजह से उन इन्फॉर्मेशंस को छुपा लेता है, वो कम्युनिकेशंस वो नहीं करता, तो उस वजह से ये वाला बैरियर्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है? फिर है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट। अब वही बात है कि सुपीरियर जो होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर उतना विश्वास नहीं करते, उन्हें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है? तो उन सारी चीज़ों की वजह से जो है ये वाला क्रिएट होता है बैरियर्स। बिकॉज़ मतलब कभी-कभी आपस में सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में एक-दूसरे में थोड़े मतलब यार नोक-झोंक हो जाती है, तो मतलब वो उसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, वो उसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, मतलब वो समझता ही नहीं है ये चीज़ गलत है या सही है। जैसे बात करें कि जो लड़ाई हो जाती है, ठीक है? जैसे हमारे जो आस-पास में पड़ोस में लड़ाई हो जाती है, होती रहती होगी आपके तो, ठीक है? मज़ा तो आता है बहुत, लेकिन वहाँ पर क्या एक्चुअली यार मतलब दोनों पक्ष हैं, ठीक है? अब दोनों को ये लगता है कि मैं सही हूँ, उसको लगता है मैं सही हूँ, ठीक है? लेकिन फिलहाल कहीं दोनों गलत भी होते हैं, कभी-कभी सही भी होते हैं, लेकिन वो उस तरह से देखते ही नहीं कि हाँ यार वो ठीक बोल रहा है। वो कहता है नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है, ये गलत ही बोलेगा बिकॉज़ ये दूसरी साइड है। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है? कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में
चलता है लड़ाई, ठीक है, तो वो एक दूसरे को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, अटेंशन नहीं देते, उनकी एडवाइसेस को सुनते नहीं, उनको बातों को सही से लेते नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट, जो बैरियर है वो क्रिएट हो जाता है। फिर है सम आर रिलेटेड टू सबॉर्डिनेट, अब कुछ सबॉर्डिनेट्स के रिलेटेड में आते हैं। सबॉर्डिनेट्स की तरफ से क्या क्या बैरियर्स हैं? फर्स्ट है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, ठीक है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट में क्या है कि जो कभी कभी जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो लाइक उतने प्रिपेयर नहीं होते कि कम्युनिकेट कर पाए। मतलब जैसे किसी सुपीरियर ने कुछ अपने सबॉर्डिनेट से किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मांगी या रिपोर्ट मांगी, तो सबॉर्डिनेट के पास प्रॉपर रिपोर्ट नहीं है, प्रॉपर आंसर उसके पास नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो दे पाए, तो वो मतलब प्रिपेयर नहीं है बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, तो वहाँ पर जो है ये वाला बैरियर्स आ जाता है। उसकी बात है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। जैसे कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, जैसे हमारे स्कूल में जो बच्चे सर जैसे हैं, ठीक है, जैसे सर है, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अब एक बच्चा या दो बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो बहुत जल्दी उनका आंसर्स देते हैं, उनको हर एक चीज़ के आंसर्स पता है, तो मतलब सर जो भी पूछते हैं बता देते हैं, तो सर भी क्या करते हैं कि उन्हीं पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, बेटा तुम लेके आओ, बेटा तुम ही लेके आओ, तुम ही यहाँ पे पढ़ो आके, ये करो आके, वो करो, मतलब उस बच्चे पर ही इतना फिर डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है यार कि जो और बच्चे हैं ना, और जो बच्चे हैं जो उतना ठीक नहीं है, वो उतने अच्छे से फिर उनसे बात नहीं करते, वो बात अलग है, ठीक है। वो उतने अच्छे से फिर उनसे मन नहीं करते, उन्हें तो अपना एक दुश्मन मानने लगते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा सर को बताते हैं, लेकिन फिर भी सर उनको कोई इंसेंटिव नहीं देते, ठीक है। तो उस वजह से वो बच्चे फिर दोबारा उन चीज़ों को बताना ही नहीं चाहते कि यार हम क्यों बताएं जब हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम ये चीज़ बताते हैं लेकिन हमें कोई क्रेडिट ही नहीं मिलता, ठीक है। तो उस वजह से वो बताते ही नहीं है, ठीक है। इससे कोई सबॉर्डिनेट है, अब कोई गोल के बारे में उसने कोई आइडिया दिया, उसने कोई सजेशंस दिए, कोई आइडियाज़ आपने दिए कि हाँ सर ऐसा कर लो, और उसके आइडिया की वजह से वो चीज़ एकदम पॉसिबल हो गई, सफल हो गई, सक्सेस हो गई, लेकिन फिर उनकी बाद की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उसको कतई लाइक अप्रिशिएट ही नहीं किया कि हाँ यार तुमने बहुत बढ़िया बताया, तुम्हारी वजह से यार ये हमारा गोल अचीव वगैरह बनना नहीं होता, चलो हम तुम्हें गिफ्ट में ये चीज़ देते हैं, चलो हम तुम्हें गिफ्ट में ये चीज़ देते हैं, चलो तुमको 5 दिन के लिए छुट्टी दे दी, आप घूम फिर लो। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इंसेंटिव्स ही हैं। अब आप मॉनेटरी में ले लो या नॉन मॉनेटरी में, वैसे जो नॉन मॉनेटरी है ना, पैसे से ज़्यादा नॉन मॉनेटरी वाली एकदम दिल पे लगती है और वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। पैसा लगता है लेकिन पैसा कभी कभी एक नेगेटिव साइड से दिल पे लग जाता है, ठीक है। तो नॉन मॉनेटरी वाली ठीक है, लेकिन वहाँ पर इंसेंटिव ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रखता, आपको सही बताओ या ना बताओ, उन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उस वजह से लोग क्या सोचते हैं कि यार मुझे पता है इसका आंसर क्या है, मुझे पता है इसका हल क्या है, मुझे पता है इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन वो कहते हैं छोड़ो यार ये कोई वैल्यू नहीं करते, पता है फ़ायदा क्या है, इस बार इनको नुकसान झेलने दो, है ना? बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं हमारी लाइफ में, मैंने तो देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, लोग कहते हैं अरे मत बताओ यार, इसको एक बार धोखा खाने दो, इसको एक बार गड्ढे में गिरने दो, उसके बाद इसको पता लगेगा कि हम लोग क्या थे, हम लोग की थिंकिंग क्या थी, ठीक है। तो ये वाला जो बैरियर है वो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। तो गाइज यही थे हमारे टोटल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पर्सनल, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये साइकोलॉजिकल, इमोशनल, और ये थे सिमेंटिक बैरियर्स। तो ये कोई इतने हार्ड नहीं है, आपको इन सभी में सिर्फ वर्ड्स को लेना है, वर्ड्स को समझना है, अगर वर्ड आप समझ गए सही से तो बैरियर्स भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थे बाधाएं। अब हम लोग देख लेते हैं जरा कि इनकी इम्प्रूवमेंट क्या आगे, हम इनको कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, कैसे अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलो हम लोग उनको देखते हैं। अब देख लेते हैं इम्प्रूविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिवली इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। तो उसके पॉइंट्स कुछ यहाँ पर दिए गए, तो उसमें फर्स्ट क्या है, उसमें फर्स्ट है क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, ठीक है। कि पहले तो आपको जो भी बोलना है उसको क्लैरिफाई करो, ठीक है। इसमें ये चीज़ बोलेगी कि जो भी सेंडर है, जो भी स्पीकर है, जो भी चीज़ बोलने वाला है, जो भी कम्युनिकेशन करने वाला है, तो पहले उसको खुद के अपने माइंड में उसको ये चीज़ होनी चाहिए, क्लैरिफाई होनी चाहिए कि हाँ मुझे बोलना क्या है, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो ठीक है या गलत है, ठीक है। तो यानी कि पहले आपको खुद ही पता होना चाहिए कि मैं बोलने क्या वाला हूँ, मुझे बोलना क्या चाहिए, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं क्या बोलना चाहूँ जो ठीक है। आप ऐसा नहीं जो भी मन में आ रहा है आप बोल रहे हो, नहीं, आप पहले खुद सोचो जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है, मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं बोलना क्या चाहता हूँ। जब आपको पता होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ तभी तो आप बोल पाएँगे। और अगर आप ये सब चीज़ें सोचेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, तो आप कैसे वहाँ पर जो प्रॉपर एक वे है उसका उस टोन में आप बात कर पाएँगे, ठीक है। तो मतलब जैसे आपको इसमें ये बोला गया जो भी स्पीकर है उसको पहले खुद पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ बोलनी है, क्या चीज़ नहीं बोलनी है, ठीक है। फिर है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर। इसमें यही चीज़ बोली है कि कम्युनिकेशन वो करो, वो बातें बोलो, वो चीज़ बोलो,
वो इन्फॉर्मेशन दो जो रिसीवर के ज़रूरत में हो, ठीक है? वो मत बोल दो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है लेकिन रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। तो वहाँ पर डिस्प्यूट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, क्योंकि यार आप जो चीज़ बोलना चाहते हो लेकिन रिसीवर को तो उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। सुनने वाले को क्या मतलब है? वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो फीडबैक ही नहीं देगा, तो फिर आपको भी गलत लगेगा, तो वहाँ पर से जो नोक-झोंक चलने लगती है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं कि कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। आपकी नीड है तो ठीक है, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि यार उसको इस चीज़ बताने के लिए ज़रूरत है कि नहीं है? आप ये सोचो कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मैं जो भी बोलने वाला हूँ, वो उसके लिए कैसा रहेगा? आप हमेशा, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप हमेशा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो। हर एक चीज़ दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो। ऐसा नहीं है कि मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है, तो ये ठीक है। ये भी तो सोचो उसको ये चीज़ क्यों खराब लग रही है या उसको ये चीज़ क्यों अच्छी लग रही है, तो भी लाइफ़ में सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है? तो इसमें यही बोला है कि जो रिसीवर की नीड है, पहले आप उसको देखो। उसको इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, तो मैं उसको बताऊँ या ना बताऊँ, बात खत्म। जैसे सुपीरियर है, अब सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट से बोलना चाह रहा है, कोई चीज़ बताने चाह रहा है, उसको कोई दुःख है, कुछ भी चीज़ है। अब यार वो उस इंसान को बता रहा है जिसके उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? देखिए वो सुपीरियर अपने दुःखों, अपनी टेंशन, अपने स्ट्रेस को उसके ऊपर उतार रहा है, उसको बता रहा है, जिससे उसका कोई मतलब वजूद ही नहीं है, ठीक है? अब या तो वो उसको बताए जिसका कोई फ्रेंड वगैरह हो, ठीक है? तो उसको बताएगा, वो उसको रिलीफ़ वगैरह देगा, लेकिन उसको बता रहा है जिससे कोई मतलब ही नहीं। वो कहेगा भाई मेरे को क्यों बता रहे हो? तुम्हें कोई दुःख है तो तुम अपना समझो ना, मुझे क्यों बता रहे हो? है ना? तो पहले आप ये चीज़ भी देखो ना कि रिसीवर की नीड है कि नहीं वहाँ पे? अगर रिसीवर की नीड है, रिसीवर को ज़रूरत है, तो आप वो चीज़ बताओ, ठीक है? फिर इसमें थर्ड आता है कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। अब इसमें यही आ जाता है कंसल्ट करो दूसरों से। कोई भी चीज़ आपको करनी है, तो पहले अपने ग्रुप मेंबर, अगर जो लीडर है उसको कोई भी चीज़ नई लेके आनी है, ठीक है? तो उसको पहले अपने ग्रुप मेंबर से कंसल्ट करना चाहिए, उनकी सजेशंस लेनी चाहिए, उनकी एडवाइसेस लेनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद अपना जो है वो डिसीज़न लो। जैसे जो टीचर्स होते हैं, जो गुड टीचर, जो अच्छे टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार बच्चों ऐसा करते हैं कि यार हमारा एक टेस्ट लेने का मन कर रहा है, हम लोग कब टेस्ट ले रहे हैं? आप तुम जिस दिन बताओगे हम लोग उस दिन टेस्ट ले लेंगे, सब पूरे क्लास का एकदम बढ़िया से, इतने क्वेश्चंस रखेंगे या कितने क्वेश्चंस रखें, कौन-कौन से चैप्टर्स जो आपको सही से आते हैं, उनका हम लोग टेस्ट लेना चाहते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा सर, ऐसा करो 5 दिन के बाद ले लेना। सर कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, आपको जो चैप्टर्स नहीं आ रहे सब लोग बता दो, उस चैप्टर्स को हम लोग दोबारा समझा देते हैं, उनके बाद हम उस तारीख को इतने क्वेश्चंस लेंगे और इन चैप्टरों का टेस्ट लेंगे। अब देखो उन्होंने सबसे बात कर ली, तो इससे क्या सबको पता भी है, सब उसी से अवेयर भी हैं और सब उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके भी आएँगे, उस हिसाब से अपना बेस्ट देंगे और रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो सभी लोग खुश हैं। अब भाई कुछ टीचर्स होते हैं यार, वो बताते-बताते कुछ है नहीं, एकदम सीधे आते हैं, चलो आज टेस्ट है, बुक निकालो, ठीक है? आ जाओ कॉपी निकालो, आज टेस्ट है, आज टेस्ट लेंगे लो। अब बच्चे कह रहे हो ये क्या हो गया, है ना? तो मतलब उन्हें कभी खराब भी लगता है, फिर उनका नंबर्स अच्छे नहीं आते तो वो मारते भी हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। तो हमेशा कोई भी काम करना है ना, दूसरों से कंसल्ट करके और फिर उनको करो। जैसे एक सुपीरियर है, उसको कोई भी नई चीज़ लेके ना आनी है कि हमको ये गोल कैसे अचीव करना है, तो वो अपने लीडर्स जो भी है, वो अपने ग्रुप मेंबर्स में बात करे, सभी से कंसल्ट करे, उनकी सजेशंस ले, फिर सब एक साथ मिलकर उस काम को करें, ठीक है? तो उससे क्या है, एक तो सभी लोग सबॉर्डिनेट उसको एक्सेप्ट करेंगे अच्छे से, फिर कोऑपरेशन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत ही उस अच्छे से, बहुत ही डिवोटेड होके उस गोल को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है? तो इसमें यही है कि कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। फिर है बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। इसमें ये है कि जो स्पीकर है उसको तो पहले अवेयर होना चाहिए कि उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका टोन कैसा होना चाहिए, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, ठीक है? कि ऐसा नहीं है वो किसी भी वे में बात कर रहा है, ठीक है? वो किसी से भी कोई भी बात करनी है, देखो यार टोन का एक बहुत बड़ा रोल होता है हर एक जगह पे। वही चीज़ अगर आप एक गलत टोन में बोल रहे हो, तो उसी अच्छी चीज़ का मतलब एक गलत चीज़ में भी जा सकता है। लेकिन वही गलत चीज़ आप प्यार से बोल दो ना, तो लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और एक्सेंस भी लेते हैं। जैसे आप किसी से भी बोलो यार, "यार तू क्या कर रहा है? ये बेकार है, ऐसे मत किया कर।" ठीक है? अब अच्छा, अब भाई आप इसे ऐसे समझा दो यार कि यार भाई यार ये गलत कर रहे हो यार, इससे हमारे नुकसान हो रहे हैं। ठीक है? आप ऐसा करो, आप इस चीज़ को ऐसे कर लो, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग इसमें हेल्प कर देंगे। ठीक है? अब देखो उसको कितना अच्छा लगा सुनने में भी, ठीक है? सुनने में भी उसको अच्छा लगा, अब वो आराम से उसको समझ भी। वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करते हैं, रॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, रॉन्ग टोन में बात करते हैं, लैंग्वेज है वो बहुत ख़राब होती है, तो अच्छा खासा इंसान जो है ना, वो सही समझ लेगा लेकिन फिर भी वो उल्टा ही उसको समझ के ले जाएगा और लड़ाई होने के चांसेस ज़्यादातर इसी वजह से होते हैं। लड़ाई सिर्फ़ 2 वजह से होती है, एक कंटेंट और एक टोन। अगर टोन और कंटेंट आपका ठीक नहीं है, तो लड़ाई होगी। वहीं आप अगर टोन अच्छा करके, कंटेंट कितना भी ख़राब हो ना, अगर आपका टोन अच्छा है ना, तो लोग अच्छे से समझ भी जाएँगे और उसमें हेल्प भी करेंगे आगे ऊपर से, एक्शंस भी, पॉज़िटिव एक्शंस भी
लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जो स्पीकर है उसको ये अवेयर होना चाहिए कि मेरी लैंग्वेज किस तरह की है, मैं टोन किस तरह की है और मेरा जो है कंटेंट किस तरह का है, ठीक है ना। फिर है कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प, वैल्यू ऑफ रिसीवर। इसमें क्या है कि वही बात की गई है यहाँ पे, कौन सा, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर, यानी कि इसमें यही बोला गया है कि जो रिसीवर है उसको वैल्यू दो। आप ये चीज़ देखो कि यार उसके लायक ये चीज़ है कि नहीं है, वो इस चीज़ का आंसर दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा। मैं जो चीज़ उससे पूछ रहा हूँ या जो इन्फॉर्मेशन को बता रहा हूँ वो मेरे को इसका आंसर दे पाएगा नहीं दे पाएगा। और इस तरह से बोलूँ कि उस रिसीवर को पसंद आए, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हो, ठीक है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन वो इसका फिर आंसर भी दे। अब ऐसा ही नहीं बोल दो, कुछ भी बोल दो उसके मतलब का भी नहीं है और उसको उल्टा खराब भी लग रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ ना करो, अब रिसीवर की वैल्यू को भी समझो। फिर है कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, कि आप ऐसी चीज़ को कम्युनिकेट करो, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे सजेशंस दो, ऐसी चीज़ें बताओ जो कि प्रेजेंट के लिए तो हों, एज वेल एज फॉर फ्यूचर, वो फ्यूचर के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल हो, ठीक है। यानी कि आप ऐसे सजेशंस दो जो हमारी प्रेजेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर पाएँ, लेकिन फ्यूचर में भी काम आए, तो आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू बनेगी आप जो चीज़ बताएँगे, ठीक है। अब वो प्रेजेंट में बहुत ही अच्छी है, ऊपर से वो क्या है कि वो यार फ्यूचर में भी बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, फ्यूचर के लिए भी काम आ रही है, तो वो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, लोग आपके सजेशंस के लिए लाइक पीछे पड़ेंगे, भाई उसका सजेशंस लो, वो बहुत ही अच्छे से चीज़ों को बताता है और हमारे फ्यूचर में भी काम आती है ना। तो ऐसी बातें करो, ऐसे कम्युनिकेट करो जैसे कि वो चीज़ें प्रेजेंट के भी और फ्यूचर के दोनों के लिए भी काम लायक दोनों के लिए ही वो बहुत ही लाभदायक हो, ठीक है। फिर बी अ गुड लिसनर, तो ये जो है ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है हमारी लाइफ की। अगर ये नहीं होगी तो इंसान सही से रह नहीं पाएगा इस दुनिया में। वो ये चीज़ है कि यार एक हमेशा एक अच्छे लिसनर बनो। हर एक जो लाइक सुनने वाले जो होते हैं ना, तो वो एक हमेशा अच्छे बनो। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके सामने कोई भी इंसान किसी भी तरह का, आपका फ्रेंड है, आपका दुश्मन है, कौन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन वो जो भी चीज़ें बोल रहा है ना, उसको पहले उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, बहुत ही अच्छे से सुनो। फिर देखो कि मुझे यहाँ पर बोलना है कि नहीं बोलना है। अगर बोलना है तो बोलो, नहीं तो थोड़े बहुत वर्ड्स में जवाब देके भागो बात को, उस बात को रफ़ा-दफ़ा करो, ठीक है ना? हर एक चीज़ में एक्शन्स लेने ज़रूरी नहीं होते, इसलिए गुड लिसनर बनो, ठीक है? स्पीकर बनना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लिसनर बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ना आप कि अच्छे लोग वही होते हैं ना कि कोई इंसान कुछ भी बोल जाता है ना, वो चुपचाप एकदम स्माइली फेस में खड़े होके सुनते रहेंगे और इग्नोर मार के चले जाएँगे। तो वो झटका जो स्पीकर को लगेगा ना, वो आपके जवाब देने से ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है ना? तो कोई भी इंसान कुछ भी बोल रहा है, आपको लगता है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो वहाँ पर आप एकदम स्माइल मारो और नीचे सर डाल के स्टाइल में निकल जाओ, ठीक है ना? तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा उस इंसान को, इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है? एज़ पर अगर आप उसको जवाब दोगे तो, ठीक है? तो यही है कि एक अच्छे लिसनर बनो, ठीक है? कि जितना ज़्यादा आप लोगों की सुनोगे, उतना ज़्यादा लोग आपको सही-सही चीज़ें बताएँगे और आपकी बातों को सुनने आएँगे, ठीक है? कहते हैं ना कि कम से कम मुँह चलाओ, जितना ज़्यादा मुँह चलाओगे कोई वैल्यू नहीं करता। आप जितना कम बोलोगे, ठीक है? तो लोग बार-बार आएँगे आपकी बातों को सुनने के लिए, लेकिन जितना आप ज़्यादा बोलोगे, उतना लोग दूर भागेंगे, वो तो फालतू में बोलता रहता है ना? तो सुनने वाले ज़्यादा बनोगे, आपके पास कोई भी कुछ भी बोल रहा है ना, आप सुनो बैठ के शांति से। आंसर देना नहीं देना वो बात की बात है, ठीक है ना? तो बी अ गुड लिसनर, इंश्योर्स प्रॉपर फीडबैक, जैसे आप अभी बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे होंगे, ठीक है? तो यू ऑल आर वेरी गुड लिसनर फॉर मी, ठीक है? तो फिर इंश्योर्स प्रॉपर फीडबैक, इसमें क्या है कि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एक कम्युनिकेशन के लिए, बिकॉज़ फीडबैक का मतलब पता ही है, रिस्पॉन्स, ठीक है? आंसर्स जैसे बात हो गई। देखो इसमें क्या है कि जो फीडबैक है ना, जो आंसर जो रिस्पॉन्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कम्युनिकेशन के लिए कि एक स्पीकर ने कुछ भी बोला है, ठीक है? एक स्पीकर ने कुछ भी बोला है ना, तो उसकी अगर दूसरी तरफ से जो रिसीवर है वो अगर फीडबैक भी देता है ना, तो जो कम्युनिकेशन है वो एक सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है? वो सक्सेस वाली थी जो कम्युनिकेशन है उसको सक्सेस मिल जाती है, बिकॉज़ एक जो स्पीकर है वो इसी भाव में कोई चीज़ बोल रहा है कि जो चीज़ वो बोल रहा है, जिस चीज़ को उसको आंसर चाहिए, वो रिस्पॉन्स उसको उधर से मिल रहा है। यानी कि वो अब जो चीज़ बोल रहा है, उसको उसका आंसर ही नहीं मिल रहा, तो बात करने का फ़ायदा ही क्या? दोबारा करेगा भी नहीं और थोड़ा फिर आपके बारे में कुछ और समझने लगते हैं लोग, ठीक है? तो हमेशा फीडबैक ज़रूर दो, कोई भी चीज़ आपको कोई चीज़ कोई इंसान बताता है, तो उसके आंसर ज़रूर दो, ठीक है? उसका जवाब ज़रूर दो, जो भी चीज़ आपको कोई भी इंसान कुछ कहता है, तो फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फीडबैक मिलेगा, तो दोबारा इंसान फिर आपसे बातें करेगा, है ना? तो कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर है फॉलो अप कम्युनिकेशन, की जो कम्युनिकेशन करी जा रही है ना उसको फॉलो भी करो। कोई इंसान आपसे कुछ कह रहा है, उसने कोई इंस्ट्रक्शंस आपको दिए, ठीक है, तो उसको फॉलो करो, उसने जो भी बोला उस चीज़ को ओबे करो, उनके ऑर्डर्स को ओबे करो और उस काम को आगे बढ़ाओ और उसको रिस्पॉन्स दो, तब जाके वो भी खुश, आप भी खुश और कम्युनिकेशन पूरी सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस की कम्युनिकेशन को हम लोग कितने अच्छे से इफेक्टिवली हम लोग इम्प्रूव कर पाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स से सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट, ऐसा कोई नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब एक छोटा सा टॉपिक हो रहा था, दैट इज़ मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का मीडिया जो है वो क्या है। तो देखो फर्स्ट है रिटन, रिटन में पेपर वर्क हो गया, ठीक है, पेपर्स में हम लोग लिख के करते। ओरल में बात कर ले यार भाई है वर्बल, मुंह से बोलते हैं, और जेस्चर्स में अपने जो हाव भाव है, ठीक है, अपने हाथ पैर चला के सर हिला के ही जो है बोलते हैं, वो सारा जेस्चर में आ जाता है, ठीक है, सिम्बल्स वगैरह। तो यही थे हमारे मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, ये ज़्यादा उतने लाइक इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब उतने डिफिकल्ट नहीं है जो आपको मतलब पता ना हो। मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, हम किन किन बेसिक बात कर सकते हैं, पहले तो बोल के, दूसरा लिख के, और तीसरा अपने हाथ पैर हिला के। उसने बोला, मम्मी ने बोला कि बेटा खाना खाओगे, आपने बोला हाँ, ऐसे कर दिया, समझ में आ गया ना, हाँ खाओगे, ऐसे कर दिया मतलब नहीं खाओगे, है ना। तो ये जेस्टर ओरल में आपने बोल दिया और रिटन में आपने लिख के दे दिया कोई चीज़, ठीक है। तो ये सारे जो है रिटन, ओरल एंड जेस्टर। तो गाइस यही था हमारा पूरा कम्युनिकेशन चैप्टर, ठीक है। तो हमारा ये जो पूरा टॉपिक था वो फिनिश होता है और इसी के साथ हमारा कम्युनिकेशन जो डायरेक्टिंग का एलिमेंट था, लास्ट एलिमेंट था, वो हमारा फिनिश होता है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलिंग इज लास्ट चैप्टर, और आई थिंक वो हमारा 2 क्लासेस में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ेंगे। तो आई होप आपको अब तक सारा कुछ समझ में आया होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलिंग रहेगा, उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और प्लस और पीछे के क्लासेस को अच्छे से समझते रहना, पढ़ते रहना, और बुक्स को भी अच्छे से रीड आउट करना, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर लेना, और हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जय श्री राम।